हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये हमारा टेस्ट पेपर 10 है। ये नया टेस्ट पेपर है और जीएस वर्ल्ड का है। आप देखना शुरू कर चुके हैं रिसोर्स यूपीपीएससी का वीडियो, जिसमें हम यूपीपीसीएस आरओ के टेस्ट सीरीज़ जो है उसको डील कर रहे हैं। मेरे चैनल पे 50+ टेस्ट पेपर अपलोड हैं। तो अगर आप में से कोई भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है, जो नया एस्पायरेंट है, जिसने अभी तैयारी शुरू की है या 4-5 महीने हो गए हैं, कुछ बहुत सिलेबस उसने कंप्लीट कर लिया था, अगर आपको टेस्ट पेपर अटेंड करने हैं तो चैनल को मैं बताती हूँ @रिसोर्स यूपीपीएससी करके सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। आपको चैनल मिल जाएंगे, उस पर सारे टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई चार्ज भी नहीं है। तो हम बात करते हैं अपने इस टेस्ट पेपर की। ये 10 नंबर यानी 10 नंबर टेस्ट पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी गोरवाला समिति रिपोर्ट, सी कृपलानी समिति की रिपोर्ट, डी संथानम समिति की रिपोर्ट। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी समिति है जिसकी वजह से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी या सिफारिश की गई थी। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना फिलहाल 1964 में की गई थी। ठीक है, और इसकी जो मतलब स्थापना की गई थी वो संथानम समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी। अब संथानम समिति की जो नियुक्ति वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गई थी और इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो कस्तूरी रंगा संथानम थे। तो इसलिए यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो अगर इसके वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया या प्रदान करने की बात करें तो वो आपका 2003 में किया गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संथानम समिति की रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर आप बात करें राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस या डी इंदिरा गांधी। ये राष्ट्रीय योजना समिति की बात हो रही है, राष्ट्रीय योजना आयोग की बात नहीं हो रही है। तो भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का जो पहला प्रयास है वो 1938 में हुआ था। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। ठीक है, और 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों में शामिल श्री JRD टाटा, GD बिड़ला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास लाल या लाला और आपके श्री राम कस्तूरी भाई लाल भाई, ये लोग मिलके इसकी रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये बात हो कि योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना की गई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। यानी कि सोचिए कितने समय पहले 1947 में देश आज़ाद होता है और आपके संविधान वगैरह लागू होते हैं, और इसके पहले ये बात हो गई थी। ठीक है, 1938 में पहला प्रयास हुआ था और 1944 में कार्य योजना तैयार की गई थी। इसके बाद में इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है और इसको सुभाष चंद्र बोस ने लागू किया था 1944। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ जिससे मेरे क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट होता है, उसको मैंने अपने डेली व्लॉग के माध्यम से शेयर किया है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को उससे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मुझे ऐसे पर्सनली या मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं है जो मुझे ये चीज़ें बताता, मैंने खुद से ही इनको कहते नहीं है धक्के खा खा के सीखा है, तो उस तरीके से सीखा है ना। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई सीरियस बहुत है, अच्छे से कर रहा है, तो अगर उसे कुछ चीज़ें बताने से इम्प्रूवमेंट आता तो हेल्प हो जाएगी। तो एटलीस्ट आप लोग कुछ तो उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ें इधर उधर की नहीं बताती कि मैं मार्केट गई, मेरा मंजन ख़त्म हो गया, मेरा पेस्ट नहीं था, मैंने ब्रश नहीं किया, आज मैंने बिना ब्रश किए उठ गई। मैं ऐसे फालतू की कोई चीज़ नहीं शेयर करती। बहुत रिलेटेड मटेरियल होता है वही मैं बताती हूँ। तो आई होप जो भी नया व्यक्ति है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जो भी उसमें से चीज़ें सही लगती है मुझे भी शेयर करो, तो मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। है ना, मैंने बताया ही, मैं अपनी जर्नी को और अच्छा बनाना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरा मानना डेली प्रयास आपकी छोटी से छोटी गलतियों का इम्प्रूवमेंट बहुत सकारात्मक परिणाम देता है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए लोढ़ा समिति, बी गावस्कर समिति, सी मेहता। तो यहाँ पर लोढ़ा समिति है जिसे मुख्य रूप से IPL में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों के लिए सजा की मात्रा निर्धारित करने का काम सौंपा गया था। इस समिति ने BCCI में राजनेताओं की भागीदारी को नकारते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बातें बताई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लोढ़ा समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रियाल, बी डॉलर, सी युआन, डी येन। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है, हर किसी को मालूम है, पर फिर भी बताना मेरा काम है तो मैं बताऊंगी। आप अपने हिसाब से पहले ही आंसर दे सकते हैं। तो जो जापान की आधिकारिक मुद्रा है वो आपकी येन है और अमेरिका की डॉलर है। डॉलर यूरो के बाद ये विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी विनिमय वाली मुद्रा है येन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में प्राचीन लौह युग जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन से, बी काले और लाल मिट्टी के बर्तन से, सी गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन से, डी उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन से। ठीक है। जो यहाँ पर बात हो रही कि चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति PGW पश्चिमी गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप पर घग्गर हकरा घाटी की एक लौह युगीन भारतीय संस्कृति है जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका चित्रित धूसर मृतभांड। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन है मौर्य राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी कुषाण राजवंश या डी कण्व राजवंश। तो देख लेते हैं। आई थिंक आप अपने स्तर से पहले इसको आंसर दीजिए, मैं तो आपको बता ही रही हूँ। देखती हूँ कौन क्या बताता है। तो आपने जो गेस किया है वो सही है। मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी और जिसका 321 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत पर प्रभुत्व था। ठीक है। तो जो यहाँ पर इन्होंने बताया है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मौर्य राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन पर आधारित है? ऑप्शन है राजतरंगिणी, बी मालविकाग्नि मित्रम, सी गॉड वहो या डी उपयुक्त सभी। देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। कह रहे हैं कि गॉड वहो 8वीं सदी के प्राकृत कवि वागपति की प्रसिद्ध रचना है। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित है और इसमें यशोवर्मन द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का विवरण दिया गया है। तो मतलब उनके जीवन के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों को आंसर जो पता चला वो आपको पता चला गॉड वहो। आपको इसका ईयर भी पता चल गया और ये भी पता चलेगा कि भाषा कौन सी थी। दूसरी बात यह ऐतिहासिक काव्य कहाँ के राजा के ऊपर या उसका चरित्र अंकित किया गया है, सारी चीज़ें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सुश्रमन, बी वासुदेव, सी विष्णु शर्मा या डी वसुमित्र। ठीक है। तो कण्व राजवंश के संस्थापक आपके वासुदेव कण्व थे और यह एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने शुंग राजवंश का स्थान लेने के बाद 75 यानी 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया और यह राजवंश भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में शासन करता था। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की जगह ली और 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश को स्थापित किया। तो आपको पता चल गया कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, वासुदेव। और इसके साथ में इन्होंने किस सन से किस ईसा पूर्व तक राज्य किया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करें कि नागानंद नाटक निम्नलिखित में से किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा था? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आप अपने स्तर से पहले आंसर दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि कह रहे हैं नागानंद जो सबसे प्रशासित संस्कृत नाटकों में से एक है और 5 कृत्यों के माध्यम से यह नागाओं को बचाने के लिए जीवुत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। और इस नाटक की अनूठी विशेषता नंदी छंद में भगवान बुद्ध का आवाहन है, जिसे नाटकीय रचनाओं के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। तो हर्षवर्धन संस्कृत के महान विद्वान थे और उन्होंने ही ये नाटक लिखा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छी बातें पता चल गई। नागानंद नाटक किसने लिखा? हर्षवर्धन ने। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया? ऑप्शन है रमाबाई सरस्वती, बी स्वर्ण कुमारी देवी, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या डी एनी बेसेंट। ठीक है, पुणे में कह रहे हैं आर्य महिला समाज के बारे में। आई थिंक आराम से आंसर आता है। देखिए आर्य महिला समाज का गठन रमाबाई सरस्वती ने किया था। ठीक है, ये पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रमाबाई सरस्वती।
आपने जान लिया कि इन्होंने ही पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी और सोसाइटी का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था, क्योंकि बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी कहीं कहीं रीजन में मतलब देखने को मिलती है, जो बहुत ही गलत प्रथा है। तो उससे मुक्ति दिलाने में इनका काम था। देखो, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ दिन में बहुत भयंकर शोर होता है, रात में भी 9 बजे तक तो शोर होता ही है। तो मेरे लिए ना कई बार ये चीज़ें, जो वीडियो है या जो क्वेश्चन बता पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, पर बिलीव कीजिए मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं। पिछले टेस्ट सीरीज़ के 40 क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैं इस टेस्ट सीरीज़ में उसको इंक्लूड करके आपको ज़रूर बताऊंगी। कभी ऐसा नहीं उद्देश्य रहता कि आधी चीज़ें बता के फिर आगे वीडियो बना दें या कुछ और बता दें। नहीं, आप परेशान ना हो। थोड़ी सी परिस्थितियाँ मैंने बताया ना कि अनुकूल नहीं होती हैं, पर फिर भी जब परिस्थितियाँ अनुकूल भी नहीं होती तब भी हम उनको अनुकूल करने की, मेरा जो प्रयास है हमेशा यही रहता है कि सारे क्वेश्चन हो जाए, जो बचे वो मैं इसमें ज़रूर करा देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1829 यानी 1829 का बंगाल विनियमन अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था? ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, बी कन्या भ्रूण हत्या, सी बाल विवाह या डी दहेज निषेध। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बंगाल सती विनियमन, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था। और विनियमन ने सती प्रथा को मानव स्वभाव की भावनाओं के प्रति विद्रोह बताया था। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि सती प्रथा पे क्वेश्चन भी आता मिलाने में कि सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए तो विलियम बेंटिक जरूर ऑप्शन दिया रहता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन से गवर्नर थे उस समय। सॉरी, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि महिलाओं के अधिकारों और विवाह के संबंध में 1861 तक उठाए गए निम्नलिखित विधायी उपायों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए अंतर्जातीय विवाह की अनुमति, बी विरासत के संबंध में बेटी को बेटी के बराबर माना जाएगा, थर्ड पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान पारिश्रमिक, और फोर्थ कह रहे हैं कि महिलाओं का अनैतिक व्यापार अवैध होगा। तो उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। तो देखते हैं क्या इसका सही होना चाहिए महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में। ये कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकारों और विवाह के संबंध में 1861 तक किए गए विधायी उपायों के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह की अनुमति दी तथा विरासत के संबंध में बेटी को बेटे के समान माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। जो कह रहे हैं कि यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना, तो कोड आपका फर्स्ट और सेकेंड यानी ए सही है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को पारित बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की थी। और ब्रिटिश भारत के सभी अधिकार क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल सती विनियमन 4 दिसंबर, अभी हमने ऊपर बताया है ना, 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही हैं और ये 2 सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जून 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ तो भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगडन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड लिनलिथगो, या डी विस्काउंट विवेल। ठीक है, थोड़ा सा मैं फैक्ट इसलिए बता देती हूँ जो उसके बारे में दिया रहता, ताकि आपकी भूमिका बन सके और आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके, है ना। तो 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, और उस समय या उस दौरान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में विफल रही थी। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1767 यानी 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया प्रथम मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन है पांडिचेरी की संधि, बी मद्रास की संधि, सी मैसूर की संधि, या डी एक्सला चैपल की संधि। ठीक है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। आपका जो 1767 में मैसूर हैदर अली के अधीन एक शक्तिशाली राज्य था, और 1769 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और उनके बीच मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उस दौरान हैदर अली ने ठीक है हैदर अली ने लगभग पूरे कर्नाटक पर कब्जा कर लिया था। तो आंसर बी हो जाएगा मद्रास की संधि
क्या क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत समाप्त हुआ? यानी कि प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया और उसको समाप्त करने के बाद मद्रास की संधि भी हुई थी। दोनों फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से राम प्रसाद बिस्मिल किस केस से जुड़े थे? ऑप्शन है अलीपुर साजिश, बी कानपुर साजिश, सी काकोरी केस या डी मेरठ केस। ये भी बहुत पूछते हैं, तो आपको पता कि काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी केस हुआ था, जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी और लखनऊ के बीच हुआ था, जिसमें डकैती का आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा किया गया था, ठीक है। और यही आपका HRA है ना, तो यही आपका HRA जो है आगे चलकर HSRA बन गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था। ऑप्शन सी हमारा आंसर ही हो जाएगा, काकोरी केस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फरवरी 1905 में भारत के बाहर लंदन में स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा की गई थी? ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ऑप्शन है लाला हरदयाल, बी वीडी सावरकर, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा या डी मदन लाल ढींगरा। देखते हैं क्या होता है इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि आप सबने पढ़ा ही है, इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक एक संगठन भारत के बाहर स्थापित सबसे शुरुआती क्रांतिकारी सोसाइटी में से एक था, है ना। मतलब भारत से अलग स्थापित था ये, विदेश में कह सकते हैं इस तरीके से। और इसकी स्थापना आपको पता है फरवरी 1905 में अभी बताया ही हमने। लेकिन इसकी स्थापना की किसने थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने और अन्य प्रवासी भारतीयों ने, जैसे भीकाजी कामा, SR राणा और लाला लाजपत राय के साथ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर युवा भारत, बी रविंद्रनाथ टैगोर पत्रिका, सी गांधी गीतांजलि, डी तिलक केसरी। कह रहे कौन सा से सही सुमेलित है, ठीक है। इसमें तो सबको आंसर आ ही गया होगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा की स्थापना की थी। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है यहाँ पर, है ना। और दोनों समाचार पत्रों ने सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रचार किया और भारतीयों को आत्मनिर्भर होने के लिए जागरूक किया, क्योंकि उस समय मोबाइल और ये इंटरनेट तो था नहीं। आपको पता कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे तक सूचना पहुंचाई जाती थी, है ना। और बाल गंगाधर तिलक जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और चरमपंथी गुट से भी वही जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? अभी इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर गोरा, बी दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी है दीन बंधु मित्र नील दर्पण, डी RC दत्त भारत का इतिहास। कह रहे इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना। ये फैक्ट ग्रुप में बहुत परेशान करते हैं। देखिए, रमेश चंद्र दत्त भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ तथा लेखक एवं रामायण व महाभारत के अनुवादक थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधाओं में से एक रमेश चंद्र दत्त का आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रमुख स्थान है। और दादा भाई नौरोजी और मेजर BD बसु के साथ दत्त तीसरे आर्थिक चिंतक थे, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, को हुए नुकसान के प्रमाणिक विवरण पेश किए थे। तो यहाँ पर जो आप सुनते हैं ना ड्रेन थ्योरी वाला, उसमें इनकी भूमिका रही थी। तो जो डी है आपका RC दत्त, तो इसमें हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, इन्होंने कहा भारत का इतिहास केवल। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी, दूसरों की भलाई के लिए के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है MG रानाडे, बी गोपाल हरिदेशमुख, सी पंडित रमाबाई या पंडिता रमाबाई, डी GK गोखले, ठीक है। तो शायद सारे लोगों को आंसर तो आ ही गया होगा। तो गोपाल हरिदेशमुख महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। उनका मूल उपनाम सिधाए था और परिवार को प्राप्त स्वदेशमुखी कर संग्रहण का अधिकार के कारण बाद में परिवार को देशमुख कहा जाने लगा, ठीक है। इन्हें लोक हितवादी यानी कि दूसरों की भलाई के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो गोपाल हरिदेशमुख। GK गोखले और गोपाल हरिदेशमुख में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये बी गोपाल हरिदेशमुख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत को सबसे पहले द्विसदनीय विधानमंडल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट,
बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या डी 1861 का परिषद अधिनियम। ये अधिनियम जरूर पढ़िएगा, ये बहुत परेशान करते हैं अगर हम सही से रिवाइज ना हो तो कह रहे कि भारत को जो पहली बार द्विसदनी विधानमंडल 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, और इस अधिनियम का भारत के संवैधानिक भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, हमारा ऑप्शन सही है, यानी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 में पेश की गई थी। कारण कह रहा कि इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया। तो नीचे कह रहे कूट दिया गया है, कूट हमारा ए है, ऑप्शन ए कह रहा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी कह रहा है कि ए असत्य है परंतु आर सही है। अब देखते हैं कि जो इन्होंने फैक्ट बोला क्या वो सही है क्या। देखिए ये कह रहे हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी और अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को लागू हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फेडरल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक और फेडरल कोर्ट की स्थापना क्रमशः 1935 और 1937 में की गई। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है 21 का, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन ए हजरत महल कानपुर, बी खान बहादुर खान बरेली, सी कुंवर सिंह बिहार, डी बख्त खान दिल्ली। तो आपको पता है कि जैसे ही आपने ऑप्शन ए देखा आपको तुरंत ही पता चल गया बेगम हजरत महल जो हैं, जिन्हें अवध या लखनऊ की बेगम भी कहा जाता था, नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था और अंततः उन्हें नेपाल में शरण मिली, जहां 1879 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ये बेगम हजरत महल जो हैं ये लखनऊ में लीड करती हैं। लखनऊ में 1857 वाले रिवॉल्ट में ये वहाँ पर लीड करती है, ना कि कानपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करें कि प्रख्यात तमिल कवि सी सुब्रमण्यम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन ए उग्रवादी, बी असहयोग, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या डी उपर्युक्त सभी। देखिए ये दो यहाँ पर भारतीय और भारती में कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं अभी हो गई थी। सुब्रमण्यम भारती इनका नाम है और पूछ रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, तो देखते हैं। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती जो हैं, जिन्हें महाकवि भारथियार के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक समाज सुधारक थे। महाकवि भारती के नाम से लोकप्रिय व आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी थे और उन्हें सर्वकालिक महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता था। और ये जो बात करें कि वे कांग्रेस के उग्रवादी धड़े से संबंधित रहे थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उग्रवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए और घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, सेकंड ऑप्शन बंगाल विभाजन, थर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फोर्थ कह रहे हैं कि खेड़ा सत्याग्रह। तो इनके जो ईयर है उसके हिसाब से जब ये घटित हुए हैं तो उसे हमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहले तो हम इनको खुद से ही डिसाइड कर लेंगे। आपको पता ही है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो वो 1 साल पहले भ्रमण करते हैं और सबसे पहले जो उनका एक सत्याग्रह होता है चंपारण बिहार में, वो आपका 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह हो गया। इसके पहले हो जाता है आपका 1905 में बंगाल का विभाजन, और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप सब जानते ही हैं। और आपको पता है कि जैसा कि वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को आप ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना। और लास्ट आपका 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है।
तो अगर इस तरीके से ये याद है तो बहुत अच्छे से हम निकाल ले जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन आपका पहले रहेगा क्योंकि ये 1905 में घटित होती है घटना। देखिए ये फिलहाल सिंपल है, तो मेरे को इनके जो ईयर है वो याद है। मे भी कई बार फैक्ट के बेस पे नहीं याद होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर बार हर चीज़ याद रहती है और कई बार कोई चीज़ नहीं याद रहती है ना। तो देखिए सेकेंड आपका है बंगाल विभाजन, फिर आपका होता है चंपारण सत्याग्रह। तो सेकेंड आपका होता है बंगाल विभाजन, फिर होता है आपका चंपारण सत्याग्रह, फिर हमारा होता है 1918 में, हाँ 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह, और फिर होता है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा अच्छे से आ जाएगा आंसर। यहाँ पर और यहाँ पर बस एक ही थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर फैक्ट नहीं याद है, ईयर नहीं याद है, तो बहुत सारे लोग इसको भी टिक कर देते हैं। मेरे से भी होता था पहले जब मुझे याद नहीं रहता था। तो चलिए आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया, कब कब कौन सी घटनाएं घटित हुई और हमने उनका सही आंसर बताया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सेकंड साइमन कमीशन, थर्ड हमारा होम रूल आंदोलन, और फोर्थ है कैबिनेट मिशन। तो इसको भी हमें देखिए अगर उसी तरीके से हमें डेट वाइज याद है डेटा, तो हम बहुत अच्छे से आसानी से निकाल ले जाएंगे। सबसे सिंपल तो आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है ना। इसके बाद में होम रूल आंदोलन जो हमारा होता है ये हमारा पहले आएगा 1916 में, ठीक है। इसके बाद में जो आपका होगा साइमन कमीशन, ये आपका आ जाएगा 1928 में, और इसके बाद में लास्ट आपका आ जाएगा कैबिनेट मिशन, ठीक है, 1946 या 1946 में। अब यहाँ पर अगर फैक्ट के बेस पे देखा जाए तो अगर आपको लास्ट का नहीं भी याद है तो आप इन तीन से आंसर निकाल ले जाओगे। कैसे? फर्स्ट हमारा आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है। फर्स्ट, अब देखो दो जगह पे फर्स्ट दिया है पर फिर भी ठीक है, हम देखते हैं। होम रूल आंदोलन आ जाएगा 1916, यानी यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर आ जाएगा हमारा 1928 आपका साइमन कमीशन, और फिर फोर्थ हमारा आ जाएगा 1946 यानी कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, थर्ड होम रूल आंदोलन, फिर सेकेंड साइमन कमीशन, और फिर कैबिनेट मिशन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाजरा का डाउनी मिड्यूल्ड किसके कारण होता है? ऑप्शन है सी फ्यूसीफोर्मिस, बी एस ग्रेमेनिकोला यानी कि स्क्लेरोस्पोरा, अब प्रोनाउंसिएट कर लेना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सी टी पेनिसिलिका, एंड डी उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो बाजरा का डाउनी मिड्यूल्ड किसके कारण होता है देखते हैं। एक तो ऐसे आंसर है ना कि मुंह टेढ़ा हो जाए बोलने में। डाउनी मिड्यूल्ड जिसे ग्रीन ईयर के नाम से भी जाना जाता है, बाजरे की पत्ते की विनाशकारी बीमारियों में से एक है जो कवक के कारण होती है, और इसके कारण के लिए जिम्मेदार विशिष्ट कवक जीव स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, और यह एक मिट्टी से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एस ग्रेमिनिकोला स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है। चलिए आंसर चलते हैं, सॉरी आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अपना दूसरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए जे.एस. कंवर, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी डी.जे. निकोलस, या डी अर्नोन और स्टाउड, ठीक है। पौधों में पोषक तत्वों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो आवश्यक पोषक तत्व वे हैं जिन्हें कोई भी जीव अपने भीतर उत्पन्न करने में असमर्थ है और जैव रासायनिक मार्गों के समुचित कार्य के लिए बाहरी पर्यावरण स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अर्नोन और स्टाउड, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित में से किसके अनुपस्थिति में पौधे के विभिन्न बढ़ते भागों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है मैग्नीज, बी बोरान, सी जस्ता, या डी लोहा। तो पहले आप अपने स्तर से उत्तर दीजिए। कह रहे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट अर्थात अपना भोजन और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो नॉर्मल है, जो फ्लोएम ऊतकों द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, ये भी सबको पता है। लेकिन मुख्य तत्व जो इसके स्थानांतरण के लिए आवश्यक है वह बोरान है। बोरान पौधों की चयापचय यानी कि जो डाइजेस्ट होता है ना,
गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन बी हो गया बोरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट का व्यावसायिक रूप से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन है बेसिलिस सुब्टिलिस, बी ट्राइकोडर्मा विरिडिया, सी स्क्लेरोटियम रोल्फसी, यदि उपर्युक्त तो सभी। ठीक है, तो देखिए ट्राइकोडर्मा विरिडिया एक प्रकार का कवक है जो कई रोगजनकों और विशेष रूप से विभिन्न अन्य कवक के जीवन चक्र को अवरुद्ध कर सकता है। कौन? ट्राइकोडर्मा। ठीक है, और यही कारण है जो इसे विभिन्न रोग जनकों के खिलाफ एक जैविक नियंत्रण एजेंट बनाता है, जो व्यावसायिक स्तर पर इसके उपयोग की ओर ले जाता है। यह एक मुक्त जीवित कवक है जो मुख्य रूप से मिट्टी में मौजूद पौधे की जड़ों के क्षेत्र पर उगता है और यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी उसकी पौष्टिकता को बढ़ाता है, पौधे के विकास को बढ़ावा देता है और पौधे को विभिन्न रोगजनकों से बचाता भी है। तो बी हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा विरिडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से धान के पौधे में पुष्प गुच्छ प्रारंभ होने की अवस्था आती है। ऑप्शन ए रोपाई के तुरंत बाद, बी अधिकतम कल्ले फूटने की अवस्था के बाद पीआई, सी बूट लीफ चरण के बाद, या डी रोपाई के बाद किसी भी समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि चावल के पौधे के संपूर्ण जीवन चक्र में 3 मुख्य चरण होते हैं, जो वनस्पतिक बीज अंकुरण से पुराई तक या पिराई तक। ठीक है, प्रजनन पियाई से फूल आने तक और पकना फूल आने से अनाज की परिपक्वता तक होते हैं। पियाई पैनिकल इनिशिएशन है एक चरण जिसमें इसका शीर्ष भाग पुष्पक्रम विकसित होता है। यह अधिकतम टीलरिंग चरण के बाद आता और यह लगभग 60 दिनों में समाप्त होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम कल्ले फूटने की अवस्था के बाद पियाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में ना जो हमारे 40 क्वेश्चन बचे हुए दूसरी टेस्ट सीरीज के उसको हम देख लेते हैं। इन क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं, इसके सेकेंड पार्ट में इनके सारे बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे उस टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन रह गए थे उनको हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें किसी भी टेस्ट सीरीज का छोड़ना नहीं है, उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करके हम कंप्लीट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो टेस्ट नंबर अभी हमने 9 अपलोड किया था तो उसमें 100 के बाद क्वेश्चन रह गए थे, है ना। 99 तक के अपलोड कर दिए थे, 100 का आई थिंक रह गया था क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्योंकि 140 होते हैं तो 40 क्वेश्चन हमारे रह गए थे तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं, इधर यौगिक है और ये उनके उपयोग है। ऑप्शन ए पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, बी पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, सी पोटेशियम सल्फेट उर्वरक एंड डी मोनोपोटेशियम टॉर्टरेट श्वेत पिगमेंट। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है वो हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही उन्होंने सही नहीं है बता दिया है। देखिए बात करें अगर हम मोनोपोटेशियम टॉर्टरेट का उपयोग, तो बेकरी में इसका उपयोग होता है ना कि श्वेत पिगमेंट में। क्यों? क्योंकि बेकरी में ज़्यादातर आप देखो ना सिरका वाले जो टार्टरिक होते हैं, खट्टे यौगिक होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है बेकरी में अच्छी खासी मात्रा में, है ना, सभी लोग जानते होंगे। तो जो मोनोपोटेशियम है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जिंक सल्फाइड का उपयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में किया जाता है। जो इन्होंने यहाँ पर श्वेत पिगमेंट दिया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है और मोनोपोटेशियम टॉर्टरेट बेकरी में प्रयोग होता है इसका। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेकरी, यानी कि इसका जो है संबंध है वो बेकरी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर हैं। सेकंड, हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सत्य कथन चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा केवल सही है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहते हैं, कथन फर्स्ट सत्य है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, ना कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर। ठीक है, तो सेकंड हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन है हृदय रोग का, बी उच्च रक्तचाप का, सी अस्थियां कमजोर होने का, या डी डिप्रेशन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि लंबे अंतरिक्ष यानों में गुरुत्व बिल्कुल कम होता है,
तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों का पेशी क्षय एवं अस्थियों में घनत्व की कमी का सामना करना पड़ता है और अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया। ये हमारा ऑप्शन है वर्ष 2010 में, बी वर्ष 2012 में, सी वर्ष 2013 में या डी वर्ष 2011 में। तो देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए। कह रहे कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था और न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2012। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह दर्शनीय स्थल है और ये जनपद है। ऑप्शन है मुगल घाट, फर्रुखाबाद, बी चाइना मंदिर श्रावस्ती, सी ब्यास टीला चित्रकूट या डी चक्रतीर्थ नैमिषारण्य है। तो देख लेते क्या आंसर होना चाहिए। देखिए मुगल घाट आपका तो फर्रुखाबाद में है, चाइना मंदिर आपका श्रावस्ती में है, ब्यास टीला आपका चित्रकूट में नहीं है, ये आपका जालौन में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा जालौन। जो ब्यास टीला है ये जालौन में हो जाएगा और चक्रतीर्थ आपका नैमिषारण्य में हो जाएगा। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका सी है ब्यास टीला। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा 105 से स्टार्ट हो रहा है सी सेट के क्वेश्चन, तो 105 से 111 तक। ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि इसके क्वेश्चन भेज दूंगी आपको पीडीएफ में और इसके आंसर भेज दूंगी। इसमें कुछ नहीं है, वही प्रैक्टिस करना है और अपने आप से आंसर निकालना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आती है और बहुत सारी क्या सभी आती हैं और प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, तो इसको मेरे बताने से कुछ खास होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट आगे से क्वेश्चन देखते हैं। इसके मैं आपको क्वेश्चन भेज देती हूँ, खामखाट आपका भी टाइम जाएगा। ठीक है, और आपको तो प्रैक्टिस करनी है, आपको सी सेट वहाँ पर क्लियर करना है जाके। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है कि यदि असाइन को कूट भाषा में सहसिंग लिखा जाए तो किडनैप को क्या लिखा जाएगा। अब ये यहाँ से रीजनिंग के शुरू हैं कुछ क्वेश्चन, हम इनको देख लेते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके। देखिए समझने वाली बात यह है कि असाइन को यहाँ पर इस शब्द को इससे इंटरचेंज किया गया है। ए को एस से और एस को ए से, फिर आई को एस से और एस को आई से, फिर एन को जी से और जी को एन से। तो हम भी ऐसे करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए जैसा उन्होंने किया था हमने इंटरचेंज कर दिया, ए को एस से और एस को ए से, फिर दो ये जो शब्द हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, फिर इसको इससे और इसको इससे इंटरचेंज किया गया, तो हमने भी कर दिया उसी तरीके से। इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन्हें कांस्टेंट रहने दिया और फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया। तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है आई के डी एन पी ए, आई के डी एन पी ए। अब ऑप्शन देखते हैं क्या होना चाहिए। देखिए बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आई के डी एन पी ए, इसमें क्या है आई के एन डी पी ए, ये हमारा रॉन्ग हो गया। फिर क्वेश्चन है कि ऑप्शन है कि आई के डी एन पी ए। अब हमारे में भी क्या था आई के डी एन पी ए। ठीक है, पी ए इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो ऑटोमेटिक गलत है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पता है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, देखते हैं। देखिए मैं ऐसे डायरेक्शन से निकालती हूँ, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा, केवल पूछा है कि मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का है कि बी, रीजनिंग कह सकते हैं रिलेशन का, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है, ई का सी से संबंध क्या है। अब इसको निकालते हैं, रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऐसा नहीं कि मैंने आंसर देख लिया और आपको बता दिया, मैं अपने हिसाब से ब्लड रिलेशन निकालती हूँ। तो मान लीजिए कोई नाम आपने एज्यूम कर लिया, ये मम्मी, ये भाई, ये बेटी, ये लड़की, तो ऐसे मैंने जब निकाला तो जो आंसर हमारा आ रहा है, इन्होंने पूछा था कि इनका, ठीक है, जो इन्होंने पूछा था कि ई का सी से संबंध क्या है, तो वो बहनोई को होगा और आंसर भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये संख्या दी गई 144, 164, क्वेश्चन मार्क 16 या 16 और 4। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है, ये 12 का स्क्वायर है,
ठीक है। ये 144 144 12 का स्क्वायर है। 100 आपका 10 यानी 10 का स्क्वायर है। 64 आपको पता है। देखिए हम बात कर रहे थे ना, मैंने कहा कि ये आपको सिंपल दिख रहा है कि 144 जो संख्या 144 ये 12 का स्क्वायर होती है। इसके बाद में 100 जो है ये 10 की स्क्वायर होती है। 64 हमारी 8 की स्क्वायर होती है। तो देखिए 12 10 और इसके बाद में 8 यानी दो डिजिट हमारी यहाँ पे माइनस हो रही हैं, कम हो रही है, ठीक है। फिर 6 4 2, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा 36 6 6 ऐसे ना 6 × 6 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तरीका मैंने आपको बहुत बताया है कि हम इनके डिजिट को पहले गिन लेंगे। अगर ये 12 है तो 4 4 में या 3 3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। 16 है जिस हिसाब से है उस हिसाब से हम इसको पेयर में डिवाइड कर लेंगे। फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखिए सिंपल है, यहाँ पर ये एक लाइन बन रही है राइम टाइप की, ABC BAB CBA BCB BAB CBAB। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिट बैठ रहा है। हालांकि मैंने रफ में किया तो मेरा ये पहले मैंने बी को देखा फिर डी को भी देखा, तो इसके बाद में ए ही हमारा यहाँ पर सुटेबल हो रहा है, ना तो ये आ रहा है ना ही ये आ रहा है। तो ए ऑप्शन हो गया क्योंकि मैंने अपने पेज में इसको ऐसे 4 से ऐसे ABCB देखो बन रही है ना। जब 4 4 डिजिट को आप ऐसे करोगे तो आपका खुद ही बन जाएगा ABCB, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में कहाँ की गई थी। ऑप्शन है आगरा में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में या डी गाजियाबाद में, ठीक है। तो राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में कानपुर में की गई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कानपुर में। लेकिन इसी का राज्य चर्म विकास है, ठीक है। और एक लेदर के बारे में कन्फ्यूजन रहती है, वो कानपुर में भी है और आगरा में भी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो फिलहाल राज्य चर्म है, वो लेदर के बारे में बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष जिला है। ऑप्शन है इटावा, बी गाजियाबाद, सी मैनपुरी। ग्रामीण के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो आपकी 65.5% है, और ठीक है। और इसमें जो आपका जिला होगा वो हो जाएगा औरैया। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहीं पर अगर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला पूछते हैं तो वो आपका श्रावस्ती हो जाएगा, वो तो हर किसी को पता ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व / राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व या डी कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदियाँ करती है, और ये लखीमपुर जिले में स्थित प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए डॉक्टर रवि कन्नन, बी डॉक्टर रीता थोट्टम, सी डॉक्टर CP वाहेरा या डी डॉक्टर अनिल अग्रवाल, ठीक है। तो सितंबर 2023 में आपके भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी भूटान, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ का खिताब जीता था, ठीक है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी भूटान। हम आंसर देखते हैं। सितंबर 2023 में बांग्लादेश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, और इस प्रतियोगिता का मेजबान देश भूटान था। भारत ने 5वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया, तो बहुत अच्छी बात है।
आंसर हमारा बी हो जाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सितंबर 2023 में संपन्न हुए यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीत लिया? ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, बी जी सेलिसबरी, सी हैरी हेलिओवारा या डी मैथ्यू एबडेन। ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके ये ग्रैंड स्लैम जो पुरुष एकल का खिताब है नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में 43वें या 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, बी हनोई वियतनाम, सी पटाया थाईलैंड या डी मनीला फिलीपींस। देखिए हाँ, जो ये आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है तो आपका सितंबर 2023 में 43वां जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ, आसियान शिखर सम्मेलन, ये जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, आसियान की स्थापना वर्ष आपको पता हो अगर 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की जो मुख्य विषय वस्तु थी आसियान मैटर्स थी। विषय वस्तु का मतलब होता है उसकी थीम, तो वही इन्होंने बोला कि आसियान मैट्रिस, ठीक है, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी इंदौर में, सी पुणे में या डी जयपुर में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन 2023 का आयोजन वो आपका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति सीबी मलिक, बी न्यायमूर्ति अवध प्रकाश लांबा, सी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई या डी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पहली बात तो इसका जो आंसर है वो डी है आपका रामनाथ कोविंद। दूसरी बात, कल के पेपर में आप इसी समिति से कुछ सिफारिश या जो भी बातें हैं वो आई हैं। आप अगर डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर को पढ़िएगा, दैनिक जागरण में ये आया है। पेज नंबर मुझे अभी याद नहीं है, बट ये इसके बारे में कुछ चीज़ें आई हैं तो आप जरूर पढ़ते रहिए। करंट में है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सेकेंड, वर्ष 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कह रहे सत्य कथन चुने। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इनके बारे में पूछ रहे हैं तो आंसर यहाँ पर दोनों ही सही हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन को दोनों ही पुरस्कार दिए गए हैं या प्रदान किए गए हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य सितंबर 2023 में किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, बी फ्रांस, सी सिंगापुर या डी जापान। एक्सरसाइज युद्ध की बात हो रही है तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का प्रारंभ भारत एवं अमेरिका के मध्य सितंबर 2023 में किया गया और इसका आयोजन 25 सितंबर से 28 अक्टूबर के मध्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। तो ऑप्शन ए है अमेरिका। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96 ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया? ऑप्शन है 2018 या 2080 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड RRR, सी वैक्सीन वॉर या डी धूमिल। ठीक है, तो चलिए कह रहे हैं सितंबर 2023 में भारत की फिल्म 2018 है एवरीवन इज अ हीरो को वर्ष 2024 के 96 ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। और आपको बता दें यह एक मलयालम फिल्म है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है वहीदा रहमान, बी वैजयंती माला, सी आशा पारेख या डी सुलोचना पंडित। बहुत सिंपल है, हर किसी को इसका आंसर पता है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी। 2022 में आशा पारेख जी को दिया गया था तो वही कन्फ्यूजन थी और 2023 का आपका
वहीदा रहमान जी को दिया गया। हालांकि मैंने भी चेक किया है तो गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना कभी कभी कुछ कुछ फैक्ट ना गलत प्रिंट हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? ऑप्शन है रिलायंस जियो, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, या डी हिताची पेमेंट सर्विसेज। आंसर देख लेते हैं। सितंबर 2023 में हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया। इस यूपीआई एटीएम की स्थापना नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के सहयोग से की गई। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है। ऑप्शन है 36वां, बी 40वां, सी 32वां, या डी 52वां। तो देखिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान है और भारत ने 132 देशों की सूची में यह स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड यहाँ पर प्रथम स्थान पर है, तो भारत की जो पोजीशन है वो 40वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, या डी नागालैंड। ठीक है, तो कोंगथोंग के बारे में बात हो रही है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये गांव आपका नागालैंड राज्य में स्थित है। तो आंसर हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। नागालैंड। देखिए इन्होंने ना मिसमैच कर दिया है, आंसर सी बता दिया मेघालय, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 14 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 15 सितंबर, या डी 18 सितंबर। तो जो विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है वो फिलहाल 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बाद वर्ष 1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया था, तब से मनाया जाता है। तो 16 सितंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ रखने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया? ऑप्शन है मेघालय ने, बी अरुणाचल प्रदेश ने, सी सिक्किम ने, या डी मिजोरम ने। देखिए सितंबर 2023 में मेघालय राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ रखने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया और यह झील शिलोंग में जल क्रीड़ाओं और नौकायन का एक प्रमुख केंद्र है। तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा मेघालय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है गोरखपुर एयरबेस, बी हिंडन एयरबेस, सी चकेरी एयरबेस, या डी गुरुग्राम एयरबेस। तो सितंबर 2023 में जो रक्षा मंत्री जी ने हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिंडन एयरबेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना। ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी कर्नाटक में, या डी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपका ये मध्य प्रदेश में जो है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ऑप्शन है जोधपुर में, बी लेह में, सी गांधीनगर में, या डी नई दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल था। ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, बी बंगलुरु कर्नाटक, सी कोच्चि केरल, या डी अहमदाबाद गुजरात। तो देखिए सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का जो आयोजन स्थल है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन ए सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आर माधवन, बी अनुपम खेर, सी प्रसून जोशी, या डी किरण कुमार।
तो सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर माधवन। ये टेस्ट सीरीज आपकी कब फाइनल हो गई और उस टेस्ट सीरीज के मैंने कुछ क्वेश्चन आज करवा दिए हैं। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करते रहें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।